सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्वों की, और जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपन ने बेसिक सी जानकारी प्राप्त की थी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 36 और 37 के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, और जो आज अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 38 की, यानी कि अनुच्छेद 38 फर्स्ट के बारे में, है ना। तो कि भाई इसमें क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि भाई राज्य है वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है वो सभी वर्गों को समान रूप से मिल सके। ठीक है, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 38 फर्स्ट में। और आपको पता होगा जब अपन ने नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य क्या था? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, है ना, यही था ना। तो इसी उद्देश्य जो अनुच्छेद 38 फर्स्ट है इसमें भी यही चीज लिखी गई कि भाई राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सभी वर्गों एवं संस्थाओं को प्राप्त करवा सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 38(2) की। तो आप इससे आप समझ भी गए होंगे कि भाई जो अनुच्छेद 38(2) है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको हमने जोड़ा था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 38(2) है उसको हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा था। और इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि भाई राज्य है वो आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा राज्य? कि जो आय की असमानता बनी हुई है उसको दूर करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, ये लिखा गया अनुच्छेद 38(2) में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की कि भाई अनुच्छेद 39 में क्या है। तो जो अनुच्छेद 39 है उसमें लिखा गया है कि भाई राज्य है ना, जो न्याय संबंधी यानी कि आर्थिक न्याय संबंधी मामले हैं वो उनके लिए कुछ प्रावधान करेगा। और आर्थिक न्याय संबंधी जो प्रावधान थे वो अनुच्छेद 39 में किए गए। अब आर्थिक न्याय से संबंधित मामले जैसे कि जो महिला पुरुष हैं उनको समान रूप से, मतलब समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन भी दिया जाए, है ना, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से आता है, तो इसीलिए इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही है। और जैसे अपन बात करें कि भाई जिस प्रकार से पुरुष को आसानी से रोजगार मिल जाता है उसी प्रकार महिलाओं को भी राज्य ऐसी व्यवस्था करें कि उनको भी रोजगार उपलब्ध हो, जिससे कि वो भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। ऐसे प्रावधान जो भी आर्थिक न्याय से संबंधित थे उनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। कौन से अनुच्छेद की? अनुच्छेद 40 की। तो जो अनुच्छेद 40 है इसमें लिखा गया कि भाई राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 40 में, है ना। आप यहाँ पर एक चीज गौर करना कि भाई जब हमने भाग पढ़े थे तो उस टाइम पे मैंने भाग 9 भी आपको बताया होगा। कौन सा भाग? भाग 9 के बारे में आपसे डिस्कस किया था। और भाग 9 में क्या था? भाग 9 की जब हमने बात की थी तो भाग 9 में क्या बताया था मैंने? कि ग्राम पंचायत है। क्या क्या लिखा था हमने? ग्राम पंचायत है ना, पंचायत है। तो जो ग्राम पंचायत से संबंधित चीजें हैं वो तो भाग 9 में है, लेकिन जो गठन की अपन बात कर रहे हैं, किसकी? गठन की। तो जो गठन का प्रावधान किया गया था वो अनुच्छेद 40 में किया गया था। कौन से अनुच्छेद में? 40 में। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि भाई अगर गठन की बात आती है तो भाग 4 अनुच्छेद 40। कौन सा? भाग 4 अनुच्छेद 40। लेकिन वही बात अगर करता है कि अनुच्छेद भाग 9 वो करता है ग्राम पंचायत से संबंधित बात है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर गठन आता है तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, नहीं तो भाग 9 ही ग्राम पंचायत। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत हैं उनका गठन तो करेगा ही राज्य, और ऐसे ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा जिससे कि वो क्या है कि स्वायत्त शासन की स्थापना कर सके। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि गठन तो करेगा ही राज्य और ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा कि वो जो ग्राम पंचायत है वो अपना स्वायत्त शासन संस्था के रूप में विकसित हो सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था भी कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है,
इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि भाई जो स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में ग्राम पंचायत उनका गठन किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। और स्वायत्त शासन संस्था किस अनुच्छेद में कहा गया है ग्राम पंचायतों के लिए, तो अभी अनुच्छेद 40। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। तो ध्यान रखना जो अनुच्छेद 41 है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी सामर्थ्यता व विकास की दशाओं को देखते हुए, किस चीज को, सामर्थ्यता और विकास की दशा, जैसे कि क्या आपको बताऊंगा, पहले क्या ध्यान रखना कि भाई जो सामर्थ्य व विकास की दशा है उनको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, काम उपलब्ध कराएगा लोगों को, शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और लोक सहायता भी प्रदान करेगा। क्या करेगा, लोक सहायता भी प्रदान करेगा। और लोक सहायता के अंतर्गत जैसे आप मान लो कोई बीमारी है तो उसमें सहायता करेगा राज्य। ठीक है, और जैसे बेकारी कोई बेरोजगार है तो उसके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और अपन बात करें जैसे कोई निःशक्त जन है तो उनको भी कुछ सहायता उपलब्ध कराएगा निःशक्त जन को। ठीक है, अपन बात करें जो वृद्ध लोग हैं तो उनको भी कुछ सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी कि जो अपन बात करते हैं वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी सहायताएं राज्य के द्वारा लोक सहायता के द्वारा ही दी जाती है। यानी कि अनुच्छेद 41 के द्वारा ही ये चीजें दी जाती है। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या कहा है, तो इसमें कहा है कि सामर्थ्यता, राज्य अपनी सामर्थ्यता और विकास की दशाओं को देखते हुए ये क्या करेगा, किस प्रकार से, अगर मान लें कि राज्य सक्षम ही नहीं है वो चीज करने में तो वो कैसे कर पाएगा। तो इस चीज को अपन समझे कि विकास अपनी सामर्थ्यता और विकास की दशा को देखते ही ये चीजें कर सकता है। यानी कि राज्य की तो सामर्थ्य ही नहीं है और वो आपको ये सब चीजें दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और जो आपको बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलता है सारा कुछ अनुच्छेद 41 के द्वारा ही मिलता है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 की कि भाई अनुच्छेद 42 में क्या है। तो अनुच्छेद 42 कहता है कि भाई राज्य है ना वो काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध भी करेगा। किस किस चीज की, एक तो क्या करेगा राज्य कि भाई काम है वो उपलब्ध कराएगा, और काम भी कैसा उपलब्ध कराएगा कि भाई वो उसके लायक हो, करने के लायक हो वो, है ना। ऐसे नहीं कुछ भी दे दिया कि वो कर ही नहीं सकता, तो वो कैसा न्याय होगा उसके साथ, होगा क्या। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि राज्य ऐसा काम उपलब्ध कराएगा जिससे कि वो कर सके। ठीक है, दूसरी बात क्या कही कि मानवोचित दशाएं, यानी कि उस कंडीशन के अनुसार वो आदमी काम कर सके, ऐसी दशाएं भी उपलब्ध कराएगा कि उस दशा में वो व्यक्ति काम कर सके। ऐसे नहीं कि वो मानवोचित दशा ही नहीं है और उसको ऐसा काम सौंप दिया। ठीक है, तो ये भी उपबंध करेगा कौन, राज्य। और क्या करेगा कि प्रसूति सहायता उपबंध करेगा। क्या, प्रसूति सहायता, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि राज्य जो प्रसूति सहायता प्रदान करता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, तो वो अनुच्छेद 42 के द्वारा करता है। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 43 की, यानी कि 43वें अनुच्छेद के बाद बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि राज्य क्या करेगा कि पहले उसने काम दे दिया, किस अनुच्छेद में, 40 में काम दे दिया उसने, 41 में काम दे दिया उसने, 42 में क्या किया कि भाई ऐसे नहीं काम तो दिया लेकिन ऐसा काम दिया कि व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो काम करने के बाद क्या होगा, उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो यही चीज लिखी गई अनुच्छेद 43 में कि भाई राज्य जो काम करने का इच्छुक मजदूर है उसको मजदूरी भी प्रदान करेगा, है ना। क्या करेगा, मजदूरी भी प्रदान करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, और कुटीर उद्योग यानी कि कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनको भी विकसित करने का प्रयास करेगा ताकि बेरोजगारी कम हो, लोगों को काम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। यह अनुच्छेद 43 में लिखा गया है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। क्या अनुच्छेद 44 में क्या है, तो अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि भाई जो राज्य है वो क्या करेगा, एक समान सिविल संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा। और कैसा, एक समान सिविल संहिता स्थापित करने का। आप क्या समझे आप एक समान सिविल संहिता से, तो ध्यान देना कि जो हमारा समाज है वो क्या है कि किसी समाज में किस प्रकार से शादी विवाह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके शादी विवाह के सामाजिक कार्यक्रम हुए, कुछ भी ऐसी चीजें हुई वो अलग अलग है। लेकिन जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि भाई एक आप ऐसे समाज की स्थापना करो या फिर लोगों में इस प्रकार की भावना को विकसित करो ताकि जो सामाजिक कार्यक्रम वगैरह हैं उनको सबको क्या हो, एक तरीके से किया जाए। यानी सभी समाजों में विवाह वगैरह हैं, कोई और फंक्शन कार्यक्रम है, ये सारे हैं
जो सामाजिक कार्य है वो क्या हो, एक समान हो सभी के, ताकि भेदभाव की स्थिति पैदा ना हो। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की कि भाई अनुच्छेद 45 में क्या है। तो ध्यान देना, जो अनुच्छेद 45 है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद जो 45 था उसमें जो मूल संविधान था उस टाइम पे लिखा गया कि भाई जो राज्य है वो 10 वर्ष के भीतर भीतर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। क्या लिखा गया, ध्यान से सुनना, कि भाई राज्य है वो 10 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर क्या लागू करेगा कि भाई जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं ना उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो। ये कौन करेगा, राज्य। ऐसा लिखा गया मूल संविधान के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि भाई 10 वर्ष हो जाएंगे और 1950 में ये चीजें चालू हो गई थी, तो 1960 तक ये चीजें हो जानी चाहिए थी, तो लागू करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। किया था कि 1960 में ऐसा था क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, तो ये नहीं था। क्यों नहीं था, तो न्यायालय ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके लिए। तो आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग में जब अपन ने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व, तभी मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या थे, बाध्यकारी नहीं थे, है ना। इनके खिलाफ न्यायालय यानी कि कोर्ट है वो एक्शन नहीं ले सकता था। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि भाई इस वजह से उस टाइम पे लागू नहीं हुए। लेकिन इनको क्या किया हमने, 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002, कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया कि जो, ध्यान रखना, जो हमारा अनुच्छेद 21A है, कौन सा अनुच्छेद, यहां लिख रहा हूं मैं, 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसमें हमने क्या किया कि जो अनुच्छेद 21A है उसको जोड़ा, और अनुच्छेद 21A में क्या लिखा, इसमें लिखा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। और ये अनुच्छेद 21 कहाँ पे है, भारतीय मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकारों में ये जोड़ दिया हमने। तो अब आप सोचोगे भाई यहाँ क्या करें हम, तो ये चीज तो वहां पे जोड़ दी हमने, कहाँ पर, मूल अधिकारों में, कि भाई ये अधिकार है कि भाई जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो यहाँ पर क्या किया कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो वहां पर मूल अधिकार है, वहां पर प्रावधान कर दिया। तो यहाँ पर क्या जोड़ा कि भाई 6 वर्ष से जो छोटे जो बच्चे हैं, यानी कि 0 से जब पैदा होते हैं बच्चे, उससे लेकर 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों को क्या किया जाए, उनकी देखभाल के लिए कुछ उपबंध किए जाए, और जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका भी प्रावधान किया जाए। और ये आपको पता होगा अच्छे से कि छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो जो आंगनवाड़ी वगैरह है वहाँ पर उनकी देखभाल भी की जाती है। छोटे बच्चे वहाँ पे मिलते हैं, अगर आपने कभी गए हो वहाँ पर तो देखा भी होगा आपने वहाँ पर कि भाई छोटे बच्चे वो आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलते हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा भी वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 45 तक। ठीक है, कहाँ तक बात कर ली हमने, अनुच्छेद 45 तक। अब बात करेंगे अपन अनुच्छेद 46 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 46 की। और ध्यान देना अनुच्छेद 46 में क्या है कि जो हमको छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है ना, उससे संबंधित मामला है अनुच्छेद 46 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या है उस चीज की अपन अभी बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद 46 की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 46 की। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है ST SC एवं दुर्बल वर्ग, कैसे, दुर्बल वर्ग के लोगों को, कौन कौन से, ST SC एवं दुर्बल वर्ग के लोगों को क्या किया जाएगा, शिक्षा, कहां पर, शिक्षा प्लस अर्थ यानी धन से संबंधित इनके हितों के संरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, संरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 46 है इसमें क्या कहा गया कि भाई जो ST SC और कोई भी यानी कि अन्य भी कोई दुर्बल वर्ग है तो उसके व्यक्ति हैं उनके लिए क्या किया जाएगा कि शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और अर्थ यानी कि धन भी उपलब्ध उनको करवाया जाएगा।
ये कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद कौन से में? 46 में। ठीक है, तो आप जो आज छात्रवृत्ति प्राप्त करते हो, यानी ST SC OBC और भी जो BPL वगैरह परिवार के बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। तो वो छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 46 में किया गया है। तो इसको अपन एक शब्द के रूप में समझे तो अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? छात्रवृत्ति से। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि छात्रवृत्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 46। क्यों है? क्योंकि उसमें राज्य कैसे उपबंध करवाएगा? शिक्षा और अर्थ के संबंध में उनको हित है, उनके जो उनको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, यानी कि अनुच्छेद 46 की बात कर ली अपन ने, तो अपन बात करेंगे अनुच्छेद 47 की। तो इसमें क्या लिखा गया? तो ध्यान देना, इसमें 3 चीजों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी? एक तो जीवन स्तर, कौन सी? जीवन स्तर। एक मिनट, अनुच्छेद जो 47 है उसमें लिखा गया है कि जीवन स्तर, पोषाहार स्तर। कौन कौन से? जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और कौन सा? एक स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन 3 चीजों की बात की गई अनुच्छेद कौन से में? 47 में, है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई जो राज्य है वो क्या करेगा? जीवन स्तर और पोषाहार स्तर दोनों को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। अब ये मत समझ लेना आप कि इनको रखेगा दोनों हाथों में और ऊपर उठा देगा। ठीक है, ऊपर उठाने से तात्पर्य है कि भाई जो लोगों का जीवन स्तर है उसको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, यानी कि अपन समझे कि उनका जो जीवन स्तर है उसको कैसे विकसित किया जाए, ऐसे उपबंध करेगा राज्य। और पोषाहार स्तर यानी कि उनको अच्छा खाना मिल सके, तो अच्छे खाने का प्रावधान भी कौन करेगा? राज्य करेगा। और जो आप देख रहे हो अन्नपूर्णा वगैरह ये चल रहा है, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा ही चल रहा है? अनुच्छेद 47 के द्वारा ही। और आप स्कूलों में भी देखते हो पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र पर भी पोषाहार है वो उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो अनुच्छेद 47 के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है हमको, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि राज्य जीवन स्तर और पोषाहार स्तर है इसको ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। और जो लोक स्वास्थ्य है, कौन सा? जो लोक स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने का भी प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करने का? सुधार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो भाई लोक स्वास्थ्य को कैसे सुधार करेगा? तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमको आज भी अस्पतालों में फ्री मुफ्त जो दवाइयाँ मिल रही है वो किसी का परिणाम है? लोक स्वास्थ्य का। यही तो कर रहा है राज्य, हमारे स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल हो इसके लिए वो हमें फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहा है। और भी कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसको वो मतलब उसकी आप चिकित्सा सही से नहीं करवा सकते, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाओगे तो वहाँ पर आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये उपबंध करेगा कौन? राज्य। और 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य के बारे में, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में। तो अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 48 है वो अपने पशुपालन और कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से। ठीक है, तो इस चीज को समझना, जो अनुच्छेद 48 है उसमें क्या है? अनुच्छेद 48 में है कि भाई कृषि, एक तो क्या? कृषि व पशुपालन, इनका संगठन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? संगठन। दूसरा क्या कि भाई जो कृषि एवं पशुपालन है इनको वैज्ञानिक, कैसे? वैज्ञानिक तरीके से सुधार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सुधार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, तो ये लिखा गया अनुच्छेद 48 में। क्या क्या कि भाई जो कृषि एवं पशुपालन है इनका एक संगठन बनाया जाए ताकि ये अपना विकास कर सकें, और कि भाई इनकी जो पशु नस्ल है वगैरह है पशुओं की, उनमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका उपयोग करके उनको क्या बताया जाए कि भाई पशु वगैरह है उनकी नस्ल को किस प्रकार से हम
और भी विकसित कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएं ताकि उनमें वो चीज़ें सीखने को मिले। और इसी जो अनुच्छेद 48 के तहत एक चीज़ और की गई, वो क्या कि जो भाई दुधारू पशु हैं, कौन से दुधारू पशु हैं, ठीक है, इनके दुधारू पशुओं को क्या किया जाए, जो इनका वध करते हैं तो वध निषेध का प्रावधान भी इसी अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और इनमें विशेष किस किस का, तो इस चीज में ध्यान रखना आप कि इनमें एक तो गाय व बछड़े, इनका विशेषकर निषेध किया गया अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ठीक है, अपन बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में क्या है, तो अनुच्छेद जो 49 है वो क्या कहता है कि भाई जो राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर के जो चीजें हैं जैसे कि स्मारक हुए, या फिर अपन कह सकते हैं कोई वस्तु हुई, या फिर कह सकते हैं अपन कोई जैसे स्मारक हुआ, वस्तु हुई, या फिर अपन कोई स्थान हुआ, ठीक है, उनका क्या करेगी राज्य सरकार, उनका संरक्षण करेगी। क्या करेगी, संरक्षण करेगी उनका। ठीक है, ये लिखा गया अनुच्छेद 39 में। भाई राष्ट्रीय स्तर का कैसे, कि भाई जैसे स्मारक वगैरह हैं वो सभी के लिए है, राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय धरोहर है वो हमारे, तो उनको संरक्षण प्रदान करेगी। और जैसे कि कोई वस्तु हुई उसका भी संरक्षण करेगी, कोई स्थान हुआ विशेष जो राष्ट्रीय धरोहर का है तो उसका भी संरक्षण कौन करेगी, राज्य करेगी। और आपने देखा भी होगा जैसे ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हो आप, या फिर बसों में, गवर्नमेंट बस है उनमें सफ़र करते हो तो आपने एक चीज़ लिखी देखी होगी, क्या कि भाई ये राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ें हैं तो इनका आप अच्छे से उपयोग करें, इनको नुकसान पहुंचाने का कार्य न करें। ठीक है, ऐसा आपने काफ़ी जगह लिखा देखा हुआ होगा, स्थानों पर भी देखा होगा, बस वगैरह है उनमें भी लिखा देखा हुआ होगा। तो ये सब लिखने के लिए कौन लागू करता है, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर की जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं उनको क्या करो आप कि उनकी देखभाल करो और उनका संरक्षण करो, यानी कि अच्छे से उन चीज़ों को आप उपयोग में करो, लेकिन क्या करो कि उनको किसी प्रकार से नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए हमें ऐसा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में क्या है, ध्यान देना, जो अनुच्छेद 50 है उसमें क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 50 कहता है कि भाई जो लोक सेवाओं के संबंध में, कैसे लोक सेवाओं के संबंध में कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या पृथक्करण कहाँ पर है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। किनका, लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। कैसे, जैसे कि आप देखते हो एक तो क्या होता है राज्यों में RAS और एक क्या होता है RJS, तो दोनों के काम अलग अलग है, ठीक है नहीं है ना, अलग अलग। तो ये चीज लिखी गई, जो लोक सेवाएं हैं, लोक सेवाओं के अधिकारी कौन होते हैं, RAS RJS। तो जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इनके कार्य अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद कौन सा भी 50 में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की कि अनुच्छेद 51 में क्या है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 51 है उसमें राज्य की एक तरह से क्या कह सकते हैं अपन, विदेश नीति। कैसी, विदेश नीति। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर पूछे कि विदेश नीति का संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो विदेश नीति का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि इसमें आगे जो चीज़ें बताऊंगा वो सारी किस चीज़ में आएंगी, वो विदेश नीति के अंतर्गत ही आएंगी, लेकिन संविधान में कहीं पर भी विदेश नीति नाम से उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना
कि है वैसे संबंधित किससे, विदेश नीति से, लेकिन विदेश नीति के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें 4 बिंदु हैं, उनको अच्छे से समझना। 4 बिंदु क्या है कि भाई जो राज्य है वो क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सहयोग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सहयोग का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा राज्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सहयोग करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या लिखेगी कि भाई जो राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे भावना रखेगा, सम्मानजनक भावना रखेगा। ठीक है, कि दूसरे देश का भी सम्मान करेगा, कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तीसरी चीज क्या लिखी गई कि भाई संस्था है, कोई विधि है या फिर संधि है, कहाँ पर, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इस चीज को ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था हुई, कोई विधि हुई या फिर कोई संधि हुई, क्या क्या कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था हुई, विधि हुई या फिर कोई संधि हुई, तो उनका क्या करेगा राज्य, उनका आदर करेगा। क्या करेगा, उनका आदर करेगा। क्या करेगा, आदर करेगा। ये नहीं कोई भी संधि हुई उसका कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, तो ये चीजें करेगा कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगली कि भाई कोई विवाद है, कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये चीज ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद है ना, तो विवाद को क्या करेगा वो, मध्यस्थता से, किस प्रकार, मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े से, सुलझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना 4 चीजें कौन कौन सी, क्या करेगा राज्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व सहयोग बनाने का काम करेगा, सम्मानजनक भावना रखेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कोई संस्था हुई, विधि हुई या संधि हुई उसका आदर भी करेगा, और अगर कोई विवाद होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें क्या करेगा, मध्यस्थता का काम करेगा, यानी कि मध्यस्थता से उसे सुलझाने का प्रयास करेगा। तो आपने ध्यान दिया हो, चारों चीजें क्या राज्य के अंदर की है या फिर बाहर की है बाहर बातें हैं, बाहर की बातें हैं, और बाहर की बातें हैं यानी कि दूसरे देश से, तो उसको अपन क्या कहेंगे, विदेश नीति। एक तरह से विदेश नीति के मामले हुए हैं चारों। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो 1951 है उसमें क्या बताया गया है, राज्य की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद थे वो कंप्लीट होते हैं, है ना। और जो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा तो वो होगा मूल कर्तव्यों से संबंधित, यानी कि मूल कर्तव्यों की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो किस प्रकार यानी कैसे लगी आपको, कुछ समझ में आया नहीं आया, ये चीज़ें आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारी ये क्लासें अच्छी लगती हो और भी हम ऐसे प्रकार की क्लासें आपके लिए लेकर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो भी चीज़ें हम डालें वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।